ये पाकिस्तान पिनल कोड का चैप्टर नंबर 16A है और आज का जो लेक्चर है इसमें हम सेक्शन नंबर 364 से लेकर 365A तक के जो सेक्शंस हैं उनको कवर करेंगे। और ये जो सेक्शंस हैं इनका जो मेन फोकस है वो है एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ किडनैपिंग एंड अबडक्शन। इनके इसका जो प्रीवियस लेक्चर है यानी ये जो सब चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16A का ये सब चैप्टर है, ठीक है। तो ये बात करता है किडनैपिंग, अबडक्शन, स्लेवरी एंड फोर्स लेबर के ऊपर। तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने देखा था कि किडनैपिंग की जो क्लासिफिकेशन है ये 2 काइंड्स हैं, किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। तो उसको हमने देखा था, लॉ उनको डिफ़ाइन कर रहा था और फिर उसके बाद हमने जो अबडक्शन है 362 में उसको देखा था और फिर जो 363 है वो उनकी पनिशमेंट बताता है जो 7 ईयर तक है, ठीक है, किडनैपिंग की। सो आज का जो लेक्चर है वो किडनैपिंग या अबडक्शन की जो एग्रीवेटेड फॉर्म्स होती हैं उनके ऊपर है, ठीक है। यानी किडनैपिंग या अबडक्शन खुद ऑफेंस है, लेकिन जब उसके साथ कोई डेंजरस क्रिमिनल पर्पस अटैच हो जाता है तो ऑफेंस की जो सीरियसनेस है और पनिशमेंट है वो दोनों बढ़ जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे पर्पस जो है वो सिर्फ बदल जाता है। सो अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 364 को। सो इसका जो टाइटल है ये कहता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग एन ऑर्डर टू मर्डर। यानी इस सेक्शन में ये नहीं देखा जाएगा कि किडनैपिंग या अबडक्शन हुई या नहीं, बल्कि ये भी देखा जाएगा कि किडनैपिंग किस पर्पस के लिए, किस मकसद के लिए हुई है, ठीक है। यानी ये एग्रीवेटेड ऑफेंस है और इस सेक्शन के अंडर क्या है, जो पर्पस है किडनैपिंग या अबडक्शन का वो क्या होना चाहिए, वो मर्डर होना चाहिए। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है कि हु एवर किडनेप्स और अबडक्ट्स। अब ये जो किडनैप हैं ये कौन से सेक्शन हैं, अब अबडक्ट वाले, ये आप सेक्शन नंबर 360 और 361 है और साथ में 362। यानी इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जो सेक्शन नंबर 360 है और जो 361 और जो 363 एंड 363 हाँ अप्लाई हो चुके हों। और किडनैपिंग और अबडक्शन होती क्या है इसके लिए आप इन सेक्शंस को देख लें, ठीक है। सो ये कहते हैं कि हु एवर किडनैप्स और अबडक्ट्स, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है। एनी पर्सन एन ऑर्डर दैट सच पर्सन मे बी मर्डर। अगर किसी शख्स को, यानी एनी पर्सन, देखें इसमें ना तो जेंडर स्पेसिफाई है ना एज स्पेसिफाई है, तो इसका मतलब है कि एनी पर्सन में कोई भी शामिल हो सकता है, क्योंकि इन सब इसमें कवर्ड है। इन ऑर्डर दैट यानी ये जो फ्रेज़ है ये पर्पस को शो करता है, जो ऑब्जेक्टिव शो करता है। किस चीज़ का ऑब्जेक्टिव, किडनैपिंग एंड अबडक्शन, ये किडनैपिंग और अबडक्शन का, ठीक है। दैट सच पर्सन मे बी मर्डर, यहाँ पे उसका जो पर्पस होना चाहिए हु एवर का वो क्या होना चाहिए, वो उसको मर्डर करना होना चाहिए। अब ये जो मर्डर है ना, ये एक्चुअल मर्डर यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर मर्डर कमिट हो जाता है तो फिर तो वो सेक्शन नंबर 302 में चला जाएगा ना, या अपने मर्डर की जो टाइप्स हैं उसमें चला जाएगा, फॉल करेगा। लेकिन यहाँ पे मर्डर का होना ज़रूरी नहीं है। और सिर्फ अगर वो इस पर्पस के लिए उसको किडनैप या अबडक्ट करता है कि उसको कत्ल कर दें, यानी असल में ये क्या चीज़ शो कर रहे हैं, ये जो ऑफेंडर है उसका मिन्जरिया शो कर रहा है। और मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ, अब ये जो मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ है, ये यानी इस चीज़ की क्या ज़रूरत है, इस चीज़ की देखें ज़रूरत इसलिए है कि जो क्रिमिनल होते हैं ना, ये जो हु एवर होता है, ठीक है, हु एवर है, ये हमेशा खुद मर्डर नहीं करता कि वो किडनैप करे या अबडक्ट करे और फिर उसको मार दे। कभी कभी ये जो हू एवर होता है ये विक्टिम को किसी और के हवाले कर देते हैं किडनैप या अबडक्ट करके, या कभी जंगल में छोड़ देते हैं, या कभी टेररिस्ट ग्रुप्स के हवाले कर देते हैं, या कभी जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं उनके हवाले कर देते हैं, ठीक है, या कभी जो सुपारी किलर्स होते हैं उनको दे देते हैं। तो डिफरेंट पर्पस के लिए वो उसको वो कर सकते हैं। सो इस वजह से ये जो पेज है मे बी सो डिस्पोल्ड नाउ, ठीक है। यानी विक्टिम को ऐसी सिचुएशंस में रख देना जहां उसकी मर्डर होने का रियल डेंजर मौजूद हो। ये आगे आप फ्रेजेस के साथ देख रहे हैं, इज टू पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर, ठीक है। यानी उसको ऐसी जगह छोड़ना कि उसके मर्डर का ख़तरा मौजूद हो। तो फिर ऐसा जो हु एवर होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी, यहाँ लिखा हुआ है शेल, यानी वो ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट है।
पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो उसको उम्र कैद दी जाएगी, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर। तो इसका ये मतलब है कि अगर उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिली है तो वो रिग्रेस भी हो सकती है या सिंपल भी हो सकती है, कोर्ट डिटरमिन करेगी। या अगर सॉरी, अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है तो हो सकता है सिंपल इम्प्रिजनमेंट हो, या उसको अगर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दी जा रही है तो वो एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर तक। अभी जो 10 ईयर है ये क्या है, ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, यानी 10 ईयर से वो कम भी हो सकती हैं। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एन, यानी इसका मतलब है प्लस, कि एक तो उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा मिलेगी और दूसरा वो फ़ाइन के लिए भी लायबल होगा। कौन शख्स, यानी वो शख्स जो किसी को किडनैप करता है या अबडक्ट करता है, किस मकसद के लिए, ताकि उसको कत्ल कर दिया जाए, या उसको ऐसी जगह छोड़ देता है जहाँ उसकी मरने का ख़तरा मौजूद हो, तो फिर उस शख्स को उसकी किडनैपिंग या अबडक्शन के लिए उम्र कैद की सज़ा भी मिल सकती है, या उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है जो एक्सटेंड हो सकती है 10 ईयर तक। अब इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं। सो इलस्ट्रेशन नंबर ए कहते हैं कि ए किडनैप जी फ्रॉम पाकिस्तान। ये जो किडनैप है, इसकी जो किडनैपिंग है, यानी जो सेक्शन नंबर 359 है ना, वो किडनैपिंग की बात करता है, वो किडनैपिंग को डिफाइन नहीं करता, वो किडनैपिंग की क्लासिफिकेशन बताता है। ये किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप। सो ये जो स्टेशन नंबर फर्स्ट है वो किसकी बात करता है, जो सेक्शन नंबर 360 की किडनैपिंग है, ठीक है, यानी किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान। कब ये समझा जाएगा कि किसी को पाकिस्तान से बाहर किडनैप किया गया है, हु एवर कन्वेज एनी पर्सन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द पर्सन। अगर उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको, उसकी जो फिज़िकल मूवमेंट है, यानी फिज़िकली उसको पाकिस्तान से बाहर लेके जाया जाए, या सम पर्सन्स लीगली अथराइज्ड टू कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ दैट, या अगर उस शख्स की बिहाफ पर कोई लीगली अथराइज्ड है, जैसे उसके पेरेंट्स या लीगल गार्डियंस, अगर उनकी मर्ज़ी के बगैर उसको लेके जाया जाए, ठीक है। और जो दूसरी है वो लॉफुल गार्डियनशिप है, और उसमें जो टर्म्स यूज़ हुए हैं, ठीक है, वो है टेक्स और एंटाइसिस। और जो अबडक्शन है उसमें जो टर्म्स यूज़ हुए हैं वो है फोर्सफुल, फोर्स कंपेल, या डिसाइडफुल मीनिंग टू इंड्यूस। अब ये जो मीनिंग है, ये हमें इस इलस्ट्रेशंस में हमें समझ आएगी कि कौन सी वाली जो इलस्ट्रेशंस हैं वो किस किडनैपिंग या अबडक्शन की बात कर रही है। तो जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है ये बात करता है ए किडनैप सी फ्रॉम पाकिस्तान, यानी आपने देख लिया कि कौन सी ये वाली किडनैपिंग की बात करता है, 360 की, ठीक है। सेक्शन नंबर 360 की एप्लीकेशन यहाँ पे होना ज़रूरी है। तो कहते हैं कि अगर ए जी को पाकिस्तान से बाहर किडनैप करता है, किस इंटेंशन या पर्पस के साथ, इंटेंडिंग और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट जी मे बी सेक्रीफाइस्ड टू एन आइडल, कि जी की कुर्बानी दी जा सकती है, यानी उसका मुकम्मल इंटेंशन क्या है कि जी कुर्बान होगा। कुर्बान यानी किसी बुत के सामने, जो रिलीजियस स्टिचूज़ होते हैं, या इस तरह रिलीजियस पर्पज़ के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए। अब ये जो सेक्रीफाइस है ये क्या है, ये मर्डर है ना। और जो सेक्शन नंबर 364 बताता है वो किस चीज़ के बारे में है, वो ये है कि अगर किसी को अबडक्ट या किडनैप किया जाए फॉर द पर्पस ऑफ टू मर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसका इंटेंशन है या उसको नॉलेज है कि जी सेक्रीफाइस किया जा सकता है, किया जाएगा, ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन द सेक्शन, तो ए ने कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, सेक्शन नंबर 364 का ऑफेंस कमिट किया है। तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो या तो इम्प्रिजनमेंट पर लाइफ होगी, या अगर उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिल रही है तो वो 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती है, और साथ में उसको फाइन भी किया जाए। अब जो इलस्ट्रेशन नंबर बी है ये कहता है कि अब ए फोर्सफुली कैरीज आर entices बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर। अब यहाँ पे जो टर्म्स यूज़ हुए हैं वो क्या है, फोर्सफुली कैरीज, और इसको हमने किस सेक्शन में देखा, अगर आप इसको अबडक्शन में देखें तो अबडक्शन की डिफिनेशन ये है कि अगर किसी को फोर्सफुली कंपेल किया जाए, ठीक है। ये भी सेम वही बात कर रहे हैं कि ए फोर्सिबली कैरीज आर entices बी अवे फ्रॉम हिज होम इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर। और ये जो entices है ये किस सेक्शन में यूज़ हुआ है, सेक्शन नंबर 61 में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, entices। क्योंकि ये जो टर्म्स हैं ये
ये जो है, ये जो टर्म्स हैं ये वाले, ये क्या करते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं उनकी, यानी सेक्शंस के जो मेन वो टर्म्स हैं जैसे किडनैपिंग एंड अबडक्शन, उनकी जो डिफिनीशंस हैं उनको चेंज कर देती है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं टर्म्स के ऊपर डिफिनीशन बेस करती है। जैसे किडनैपिंग और अबडक्शन में अगर डिफरेंस है तो वो ई टर्म्स की वजह से है। तो ये कहते हैं कि ए फोर्सफुली कैरीज अ entices बी अवे फ्रॉम हिज होम, यानी उसके घर से अगर उसको लेके जाया जा रहा है, इन ऑर्डर दैट बी मे बी मर्डर्ड, पर्पस क्या होना चाहिए उसका, मर्डर होना चाहिए। ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस डिफाइंड इन दिस सेक्शन, ठीक है। तो ए ने भी कौन सा ऑफेंस कमिट किया है, सेक्शन नंबर 364 का। अब यहाँ पे देखिए जो प्रोसिक्यूशन होती है ना, उनको सिर्फ किडनैपिंग प्रूव नहीं करनी होती है, बल्कि मर्डर की जो इंटेंशन है वो भी इस्टेब्लिश करनी होती है। और इंटेंशन जो है यानी वो कैसे प्रूफ होगी, वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस से प्रूफ हो सकती है। अगर जो ऑफेंडर हैं, जो कोई एवर है, उससे कोई रिकवरी हुई है वेपन्स की, कोई थ्रेट्स वगैरह हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड है, कोई प्लानिंग उसने की है, ठीक है, या अगर उसकी कोई एक्यूज्ड है, उन्होंने कोई स्टेटमेंट दी है, ठीक है, जहाँ कानून में अगर एडमिसिबल हो तो ये सारी चीज़ें देख के जो मर्डर का इंटेंशन है वो इस्टेब्लिश करना भी ज़रूरी है। यानी इसमें मर्डर का कमिट होना ज़रूरी नहीं है कि मर्डर हो चुका है, उसका सिर्फ किडनैपिंग और अबडक्शन मर्डर के पर्पस के लिए होना ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक जो सेक्शन है ये किसके हवाले से है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग, बस उसका मकसद क्या होना चाहिए, मर्डर होना चाहिए। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 364 ए को। ये बात करता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग अ पर्सन अंडर द एज ऑफ 14। देखें, अगर सेक्शन नंबर 364 एडल्ट्स के लिए हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है एनी पर्सन, तो एनी पर्सन में यानी छोटे बड़े मर्द औरत सब शामिल हैं। तो जो सेक्शन नंबर 364 ए को अगर हम देखें तो ये लेजिस्लेचर की तरफ से चिल्ड्रन को दी गई एक्स्ट्रा क्रिमिनल प्रोटेक्शन है। यहाँ पे एज जो है वो स्पेसिफाई है, ठीक है, ये माइनर की प्रोटेक्शंस हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है। अब आपके जहन में ये सवाल भी हो सकता है कि अगर सेक्शन नंबर 364 ऑलरेडी मौजूद है तो फिर जो सेक्शन नंबर 364 ए है उसकी ज़रूरत है, क्यों अलग से सेक्शन दिया गया है, क्योंकि जब भी हम किसी सेक्शन के साथ ये अल्फ़ाबेट्स देखते हैं तो वो न्यू इंसर्शन होती है, ठीक है। ये बाद में डाले गए हैं अमेंडमेंट्स के ज़रिए से, और इसकी वजह ये है कि चूँकि यहाँ में बच्चे चिल्ड्रन को एक्स्ट्रा क्रिमिनल प्रोटेक्शन दी गई है, तो वजह इसकी ये है कि बच्चे जो होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, वो अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकते, और जो डेंजर होता है उसको भी आसानी से समझ नहीं सकते। अ, ऊपर से वो आसानी से मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, और उन पर जुल्म का जो इम्पेक्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए अगर विक्टिम चिल्ड्रन है तो उनके लिए पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा सिवियर होगी, ठीक है। इसका जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि हु एवर किडनैप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन अंडर द एज ऑफ 14, ओके। अगर आप 364 को यानी समझना है ना, तो अगर आप 364 समझ आ गई हैं तो 364 ए को समझना आसान है, क्योंकि सेम ऑलमोस्ट सेम वही टेक्स्ट यूज़ हुआ है कि कोई भी अगर किडनैप करता है या अबडक्ट करता है एनी पर्सन को, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एनी पर्सन था, यहाँ पे एज स्पेसिफाई नहीं की, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई है कि एनी पर्सन, यानी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, लेकिन उनकी एज जो है वो क्या होनी चाहिए, वो अंडर 14 ईयर से अंडर 14 होनी चाहिए। इन ऑर्डर दैट, यानी अगेन ये मिन्जरिया या पर्पस शो कर रहा है, इन सच पर्सन मे बी मर्डर, या यानी उसका जो पर्पस है मर्डर होना चाहिए, और सब्जेक्टेड टू ग्रीवियस हर्ट, या जो उनका पर्पस है वो क्या होना चाहिए, उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करना, यानी ग्रीवियस हर्ट में उसको परमानेंटली डिसेबल करना या कोई सिवियर इंजरीज उसको कॉज करना। और स्लेवरी, ठीक है, ये किस चीज़ की बात करता है कि अगर अंडर 14 ईयर किसी को किडनैप या अबडक्ट किया गया है, किस मकसद के लिए, कि उनको स्लेव बना दिया जाए, ठीक है। इसलिए स्लेवरी को पर्पस के तौर पर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और ये जो स्लेवरी का कंसेप्ट है ना, ये ऑलरेडी फॉरबिडन है। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 14 है वो इसके बारे में बात करता है कि स्लेवरी क्या है, प्रोहिबिटेड है, और इसको हम देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाक, ओके, सॉरी, ये आर्टिकल नंबर 11 है, 14 नहीं है।
तो ये कहता है कि स्लेवरी, फोर्स लेबर एटसेट्रा प्रोहिबिटेड। ये जो 11(1) है ये कहता है स्लेवरी इज़ नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन एंड नो लॉ शुड परमिट और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। कि किसी भी सूरत में जो स्लेवरी है ये क्या है, वो नॉन एग्जिस्टेंस और फॉरबिडन है, ठीक है। कोई भी लॉ जो है वो उसको अलाउ या फैसिलिटेट नहीं कर सकता। सो अगर किसी का मकसद क्या हो, अंडर 14 ईयर ऑफ एज किसी को किडनैप या अबडक्ट करना और उनका मकसद ये हो कि उसको स्लेव बनाया जाए, और तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की भी फंडामेंटल राइट जो है उसकी भी वायलेशन है, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा जो राइट है अंडर सेक्शन नंबर 14, आर्टिकल नंबर सॉरी ये आर्टिकल नंबर 11 है, ठीक है, आर्टिकल 11, तो उसको ये पीपीसी प्रोटेक्ट कर रहा है। आर टू द लस्ट ऑफ एनी पर्सन। अब ये देखें यहाँ पे जो लेजिस्लेचर है ना, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है लस्ट का, यानी यहाँ पे रेप का या और वर्ड्स जो हैं जो स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ होते हैं वो यूज़ नहीं किया, बल्कि एक वाइड वर्ड यूज़ किया है, टर्म यूज़ किया है, वो क्या है, लस्ट ऑफ एनी पर्सन। यानी इसमें कोई भी जो सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशंस होती हैं वो इसमें शामिल है, ठीक है। और मे बी सो डिस्पोज्ड ऑफ इज टू पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर। अब ये सेम वही फ्रेज है जो हमने यहाँ पे देखा था सेक्शन नंबर 364 में, ठीक है। या उसको किसी ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ करना, यानी क्रिमिनल खुद एक्सप्लॉइटेशन करे या किसी और के हवाले करे, यानी उसको डिस्पोज ऑफ करे, बिल्कुल सेक्शन नंबर 364 की तरह। तो दोनों इसमें कवर हैं कि उसके डिस्पोज ऑफ की वजह से वो जो विक्टिम है उसके मर्डर का ख़तरा हो और सब्जेक्टेड टू ग्रीवियस हर्ट। यानी यहाँ पे तो एक्चुअल ऑफेंस की बात हो रही है ना, यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है कि पुट इन डेंजर ऑफ बीइंग मर्डर, कि अगर ख़तरा भी हो तब भी जो है ना उसको क्या करता है, पनिशेबल करता है। या अगर उसको ग्रीवियस हर्ट का ख़तरा हो या स्लेवरी का ख़तरा हो या किसी लस्ट का ख़तरा हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर मौजूद हो तो फिर इस सूरत में क्या होगा, जो ऑफेंडर होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी, ऑब्लिगेटरी पनिशमेंट, वो डेथ होगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होगी। जब भी आपको ब्रैकेट में इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो आप ये समझें कि ये न्यू इंसर्शन है, ठीक है, यानी ओरिजिनल रिपोर्ट का पार्ट नहीं है। सो ये वाली जो पनिशमेंट है ये बाद में इंसर्ट की गई है। सो उसको या तो डेथ की पनिशमेंट मिलेगी या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगी, या तीसरी जो किस्म है वो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है जो में एक्सटेंड हो सकती है 14 ईयर तक या प्लस उसके ऊपर। ओके, एंड शुड नॉट बी लेस देन 7 ईयर। यानी ये जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है इस वाली में, ठीक है, अगर कोर्ट फॉर एग्जांपल ये चूज़ करती हैं और चूज़ कैसे करती हैं, जो फैक्ट्स एंड द केस होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं और सब चीज़ों को देखा जाता है। तो जो मैक्सिमम पनिशमेंट है इस केस में वो 14 ईयर है, और लेकिन ये जो 7 ईयर है ना ये मिनिमम टाइम पीरियड है कि इससे किसी सूरत में भी जो पनिशमेंट है वो कम नहीं होनी चाहिए 7 साल से, ठीक है। अगर किसी इनमें से कोई भी कंडीशंस फुलफिल हो रही हो, फॉर एग्जांपल अगर अंडर 14 किसी को अबडक्ट या किडनैप किया गया है इस नीयत से कि उनको कत्ल किया जाए या उसको ग्रीवियस हर्ट किया का कॉज की जाए या उसको स्लेव बनाया जा रहा है या लस्ट के पर्पज़ के लिए, ठीक है, या उसको ऐसी जगह छोड़ देना कि उनके मर्डर का ख़तरा हो या उनको ग्रीवियस हर्ट का ख़तरा हो, स्लेवरी का ख़तरा हो या लस्ट का ख़तरा हो, तो फिर ऐसा जो ऑफेंडर होगा उसको या तो फांसी की सज़ा हो सकती है या उम्र कैद की हो सकती है या 14 साल तक रिगरस इम्प्रिजनड हो सकती हैं, ठीक है। और लेकिन उसमें अगर ये वाली फॉर एग्जांपल चूज़ की जा रही हैं तो अगर ये वाली 14 ईयर, ठीक है, तो इसमें 7 साल से ऊपर की होनी चाहिए, फॉर एग्जांपल 8 साल, 9 साल, 10, 11, 12, 13। लेकिन ये जो 14 है ये क्या है, ये मैक्सिमम पनिशमेंट है। अभी जो इसमें आप 3 किस्म की पनिशमेंट देख सकते हो, यानी डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। तो ये जो सारी पनिशमेंट हैं ये पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 53 है ये उस लिस्ट से ली गई है, ठीक है। जो सेक्शन नंबर 53 है वो हमें 10 टाइम्स की पनिशमेंट बताता है, और जब भी पाकिस्तान पिनल कोड में यानी कोई पीपीसी के अंडर अगर कोई ऑफेंस होता है तो जो पनिशमेंट चूज़ की जाती है वो इसी सेक्शन से दी जाती है। अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 365 को, ये बात करता है किडनैपिंग और अबडक्टिंग विद इंटेंट्स सीक्रेटली
एंड wrongfully टू कन्फाइन अ पर्पस। अब ये जो wrongful कन्फाइनमेंट है या जो wrongful रिस्ट्रेंट है, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो wrongful कन्फाइनमेंट का जिक्र है, इसको हम पाकिस्तान पिनल कोड का जो सेक्शन नंबर 340 है उसमें ऑलरेडी देख चुके हैं उसको डिटेल के साथ, ठीक है। सो अगर आप इस कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली वीडियो, प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें। सो अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि अगर सेक्शन नंबर 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब हो चुकी है, तो फिर सेक्शन नंबर जो 365 है उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है? क्योंकि यहाँ भी तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात हो रही है। सो इसका मकसद ये है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ क्रिमिनल्स पहले विक्टिम को किडनैप करते हैं या अबडक्ट करते हैं और फिर उसके बाद उनको सीक्रेटली कन्फाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो ऑफेंस पर कंबाइन हो जाते हैं। एक तो इलीगल रिमूवल यानी इलीगल रिमूवल मींस किडनैपिंग या अबडक्शन, ठीक है। और जो दूसरी क्या है वो सीक्रेट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है, ठीक है। सो इस कम्बिनेशन की वजह से ये जो ऑफेंस है ये ज़्यादा सीरियस बन जाता है। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहता है हु एवर में यानी कोई भी हो सकता है, किडनेप्स और अबडक्ट्स। अब ये जो प्रीवियस सेक्शन है 361 और 360 U2 है, ठीक है, वो प्रूफ होनी ज़रूरी है क्योंकि अगर वो ज़रूरी नहीं अगर वो प्रूफ नहीं हो गई, किडनैपिंग या अबडक्शन प्रूफ नहीं हुई तो फिर तो 365 एस्टेब्लिश नहीं होगी ना। तो ये कहते हैं कि हु एवर किडनेप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन, अभी अगेन यहाँ पे एनी पर्सन है, ठीक है, कोई जेंडर अपनी एज स्पेसिफाई नहीं है तो कोई भी हो सकता है। विद इंटेंट यहाँ पे मंजरिया शो किया जा रहा है, ठीक है, टू कॉज दैट पर्सन्स टू बी सीक्रेटली एंड wrongfully confined। कि अगर किसी का जो मंजरिया है यानी जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए, टू कॉज यानी अक्यूज का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये था कि वो विक्टिम को किसी ऐसी सिचुएशन में पहुंचाए जहां उसे सीक्रेटली क्या किया जा सके, कन्फाइन किया जा सके, ठीक है, चाहे वो पुट करे या चाहे किसी और से करवाना, ठीक है। यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं ना विद इंटेंट, तो इसका मतलब ये है कि जो एक्चुअल कन्फाइनमेंट है वो होना हर केस में ज़रूरी नहीं है। किसी केस में हो भी सकता है कि किसी को किडनैप या अबडक्ट करके उनको सीक्रेटली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखा जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर केस में किसी को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सीक्रेटली दी जाए, ठीक है। अगर वो किडनैपिंग या अबडक्शन इस नीयत से की गई है कि किडनैपिंग या अबडक्शन के बाद वो उनको सीक्रेटली किसी जगह पर रॉन्गफुल कन्फाइन करना चाहते थे, अगर ये जो इंटेंशन है ना ये प्रूफ हो जाए तो फिर क्या होगा, सेक्शन नंबर 365 जो है वो इस्टेब्लिश होगा। अब देखें यहाँ पे सिर्फ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है सीक्रेटली, और इसको हम ऑलरेडी ये जो सेक्शन है इसमें डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। यानी सीक्रेटली का मतलब क्या होता है कि लॉ की लैंग्वेज में यानी विक्टिम को किसी ऐसी जगह या ऐसी तरीके से रखना जहाँ उसकी जो फैमिली है उसको पता ना चले, पुलिस को पता ना चले, जो पब्लिक हैं उनको उसकी लोकेशंस का इल्म ना हो, ठीक है। यानी सीक्रेसी ऑफेंस को क्या करती है, डिग्रेवेट करती है। तो फिर ऐसा जो हो एवर होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी वो इम्प्रिजनमेंट होगी। ईदर डिस्क्रिप्शन ये अगेन सेक्शन नंबर 53 में मेंशन है कि ये इम्प्रिजनमेंट है ना, इम्प्रिजनमेंट क्या है, पनिशमेंट है। और पनिशमेंट कहाँ मेंशन है, सेक्शन नंबर 53 पाकिस्तान पिनल कोड में, और ये 8 नंबर की पनिशमेंट है उस लिस्ट में। और ये हमें बताती हैं कि जो इम्प्रिजनमेंट होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, ईदर डिस्क्रिप्शन यानी सिंपल इम्प्रिजनमेंट और या रिग्रेसिव इम्प्रिजनमेंट। तो जब ईदर डिस्क्रिप्शन होता है तो इसका मतलब होता है कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो चाहे तो सिंपल दे चाहे तो रिग्रेस दे। फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर, जो 7 ईयर तक क्या हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है। यानी ये जो 7 ईयर है ये मैक्सिमम टाइम लिमिट है, 7 ईयर से कम भी हो सकती है, प्लस उसके बाद उसके ऊपर फ़ाइन भी लगेगा। यानी अगर कोई शख्स है, कोई ऑफेंडर है, अक्यूज्ड है, वो किसी को किडनैप या अबडक्ट करता है इस नीयत से, इस मकसद के लिए कि उनको सीक्रेटली किसी जगह पे रॉन्गफुली कन्फाइन कर दे,
तो फिर उस हू एवर की जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, वो 7 ईयर तक एक्सटेंड हो सकती हैं, पर उसके ऊपर फ़ाइन भी लग सकता है। सो अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 365 ए को। ये भी न्यू इंसर्शन है, ठीक है, इसका रेफरेंस नंबर ये 4 है। तो ये कहते हैं कि किडनैपिंग और अबडक्टिंग फॉर एक्सटॉर्टिंग प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी एटसेट्रा। देखिए इस सेक्शन में 3 जो लीगल इंटरेस्ट हैं वो प्रोटेक्ट हो रहे हैं। एक तो जैसे किडनैपिंग और अबडक्शन अगर होती हैं तो वो किसकी वायोलेशन है, वो जो हमारी पर्सनल लिबर्टी है, जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है उसकी वायोलेशन है, ठीक है। वो हमारा जो राइट है वो हमसे छीन लिया जाता है अगर कोई हमें किडनैप या अबडक्ट करता है। तो यहाँ पे जो पर्सनल लिबर्टी है उसकी प्रोटेक्शंस हो रही हैं। दूसरी क्या चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी की प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, क्योंकि वैल्यूएबल सिक्योरिटी भी प्रॉपर्टी में आती है, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें आर्टिकल नंबर 23-24 में देता है, फंडामेंटल राइट है, तो उसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होता है कि किसी विक्टिम से पैसा या प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती हासिल किया जाता है। और जो थर्ड है वो पब्लिक ऑर्डर है, यानी किडनैपिंग अगर किसी प्रॉपर्टी, पैसे या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के लिए की जा रही है, फॉर एग्जांपल जिसको हम रेंसम कहते हैं, ठीक है। अगर किडनैपिंग और रेंसम की जा रही है तो उसकी वजह से सोसाइटी में होप पैदा होता है और इनसिक्योरिटी पैदा होती है। तो ये जो सेक्शन है ये पब्लिक ऑर्डर, प्रॉपर्टी राइट्स और पर्सनल जो लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट करती हैं। सो इसका जो टेक्स्ट है ये कहते हैं कि हु एवर किडनेप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ एक्सटॉर्टिंग फ्रॉम द पर्सन किडनेप और अबडक्टेड। ओके, अब अब देखें इस प्लेस को अगेन देखते हैं। कहते हैं ना हु एवर किडनेप्स और अबडक्ट्स एनी पर्सन फॉर द पर्पस। ये तो सेम प्रीवियस जो सेक्शन है उसका यानी जो फाउंडेशन है वही सेम फाउंडेशन है, ठीक है। आगे जैसे इसमें जो पर्पस था वो चेंज था, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट था, ऊपर वाले में क्या था, उसमें लस्ट, स्लेवरी या ग्रीवियस हर्ट और उसके ऊपर जो मर्डर था, यानी ये पर्पस बेस्ड सेक्शंस हैं, ठीक है। और इसमें जो पर्पस है वो क्या है, वो ये कह रहे हैं कि जो पहला पर्पस है वो एक्सटॉर्टिंग होना चाहिए। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि किसी को खौफ में मुब्तला करना, प्रेशर या किसी इलीगल कोवर्जन्स के ज़रिए से किसी की प्रॉपर्टी या कोई बेनिफिट देने पर किसी को मजबूर कर देना, ठीक है। किया उसको मेन ऑफेंस जो है किडनैपिंग और अबडक्शन का वही कमिट किया जा रहा है, लेकिन मकसद उसका क्या है, एक्सटॉर्शन है, ठीक है। यानी यहाँ सिर्फ पैसा उससे नहीं वसूल किया जाता, यानी हर इलीगल फाइनेंशियल एडवांटेज इसमें इंक्लूड हो सकती है, कोई भी चीज़ इसमें इंक्लूड हो सकती है। फ्रॉम द पर्सन किडनेप्ड और अबडक्ट, यानी जिस पर्सन को किडनेप या अबडक्ट जो है वो किया गया है, यानी डिमांड विक्टिम से भी की जा सकती है, ठीक है। इन फॉर एग्जांपल अगर किसी बिजनेसमैन को किडनैप किया जाए और उससे एटीएम पिन मांगा जाए या उससे उसकी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाने के लिए कहा जाए फोर्स के ज़रिए, एक्सटॉर्शंस के ज़रिए से, और फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन किडनैप्ड आर अबडक्टेड। अब यहाँ पे जो रेंसम होती हैं वो क्या होती हैं, वो सिर्फ विक्टिम से तलब नहीं की जाती। आपने फिल्म और ड्रामों में या हकीकत में देखा होगा कि जब किसी को किडनैप अबडक्ट किया जाता है तो उनके जो उन लोगों को कॉल की जाती है फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन किडनैप, जो उस किडनैप या अबडक्टेड पर्सन में इंटरेस्टेड होते हैं। अब इंटरेस्टेड कौन हो सकते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, माँ बाप, बीवी, बच्चे, भाई, ठीक है, अगर बिजनेस पार्टनर हैं तो ये लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड लिखी गई है कि इंटरेस्टेड इन द पर्सन, क्योंकि यूजुअली उन लोगों से डिमांड की जाती है। अब आगे कह रहे हैं कि एनी प्रॉपर्टी, यानी एनी प्रॉपर्टी इसमें वेदर मूवेबल और इमूवेबल, यानी इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों शामिल हैं, यानी कैश, लैंड, हाउस, व्हीकल, ज्वेलरी, सब कुछ इसमें आ सकता है। या जो वेरिएबल सिक्योरिटी है, अब ये जो वेरिएबल सिक्योरिटी है इसके लिए पाकिस्तान पिनल कोड ने डिफाइन किया हुआ है। ये पाकिस्तान पिनल कोड का सेक्शन नंबर 30 है। ये वेरिएबल सिक्योरिटी को डिफाइन करता है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है, कोई लीगल राइट क्रिएट करता है, एक्सटेंड करता है, ट्रांसफ़र, रिस्ट्रिक्ट, एक्सटिंग्विश या रिलीज़ करता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी की डिमांड भी की जा सकती है विक्टिम से डायरेक्ट भी, या उनके जो लोग उनसे रिलेटेड होते हैं उनसे।
और जो डिमांड होती है वो किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती हैं या वेरिएबल सिक्योरिटी की हो सकती है। और वेरिएबल सिक्योरिटी यानी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, हमने देखा, ठीक है, जो लीगल राइट हो पे ट्रांसफ़र करता है। मिसाल के तौर पर चेक हो गया, प्रोमिसरी नोट हो गया, कोई शेयर सर्टिफिकेट, कोई रजिस्टर सेल डीड, ठीक है। अ, ये यहाँ पे सिर्फ कैश ज़रूरी नहीं है, लीगल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें कवर है। और आगे कह रहे हैं कि आपको कंपेल एनी पर्सन टू कंप्लाई विद एनी अदर डिमांड, यानी जो पर्पस है वो सिर्फ प्रॉपर्टी लेना नहीं है, ना ही वेरिएबल सिक्योरिटी इसमें शामिल है, ये भी शामिल है इसमें। लेकिन अगर पर्पस ये हो कि उस शख्स को जो विक्टिम है उसको कंपेल किया जाए टू कंप्लाई विद एनी अदर डिमांड, या अगर कोई भी और डिमांड है वो उससे फुलफिल करने का कहा जा रहा है, ठीक है, तब भी ये सेक्शन रख सकती है। यानी सिर्फ रैंसम मनी नहीं है यहाँ पे। इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह है, हम ले सकते हैं कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल किसी मुलज़िम को जेल से छुड़वाने का मुतालबा उससे किया जा रहा है, ठीक है। अगर जिस शख्स को किडनैप या अबडक्ट किए गए हैं, अगर उसके पास ये पावर है कि वो उसको मुलज़िम को जेल से छुड़वा सकता है, ठीक है, तो फिर ये क्या है, ये अदर डिमांड में आ रहा है ना। या किसी ऑफिसर का ट्रांसफ़र करवाना, या कोई पॉलिटिकल डिमांड, या कोई इलीगल फेवर भी हो सकता है। आपको पता है ना कि पाकिस्तान में ये जो सेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है इन प्रैक्टिकल। उसमें अगर हम देखें किडनैपिंग और अबडक्शन के हवाले से, तो रोज़मर्रा के उसमें जो केसेस होते हैं वो इसी सेक्शन से ज़्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि वेदर इन कैश और अदरवाइज। अब यहाँ पे क्या है कि जो डिमांड है वो कैश में भी हो सकती है या अदरवाइज भी हो सकती है। और अदरवाइज इस वजह से मतलब कवर है कि अक्यूज़ ये ना कहे कि भाई मैंने तो पैसे नहीं मांगे। अगर वो गोल्ड की डिमांड करे, कार की डिमांड करे, घर की, डॉक्यूमेंट्स की, या फॉरेन वीज़ा की, या इस तरह मतलब कोई भी डिमांड अगर वो उसमें से करें फॉर obtaining रिलीज ऑफ द पर्सन किडनेप्ड और अबडक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो पर्पस है ना जो विक्टिम है उसकी जो रिलीज़ का पर्पस है, यानी जो डिमांड है वो विक्टिम की रिलीज़ के पर्पस से डायरेक्टली लिंक होना चाहिए। यानी पहले डिमांड पूरी करो, फिर विक्टिम रिलीज़ होगा। ये किडनैपिंग जो है ना, ये फॉर रेंसम की क्लासिकल पैटर्न आप इसको कह सकते हैं। यानी इस सेक्शन की एग्जांपल हम इस तरह ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, उसको किडनैप करके उसके भाई को कॉल की जाती है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फ्रॉम एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द पर्सन किडनैप अबडक्टेड। अब उसका जो भाई है वो लाजमी बात है एम इंटरेस्टेड है ना, अगर वो उसका भाई है तो, ठीक है। उसको कॉल की जाती है कि आप मुझे 50 लाख रुपए दो वरना रिलीज़ नहीं करेंगे। तो ये सेक्शन नंबर 365 यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी। या अगर दूसरी एग्जाम्पल हम दें कि एक बच्चे को किडनैप करके पेरेंट्स से अगर घर का मुतालबा किया जाता है कि आप अपना घर हमारे नाम कर दो, ट्रांसफ़र कर दो। यहाँ कैश तो नहीं मांगा गया ना, कैश तो नहीं मांगा गया। यहाँ किस चीज़ की डिमांड हुई है, प्रॉपर्टी की डिमांड हुई है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर भी सेक्शन 365 लगता है। या अगर किडनैपर किसी को ये कहते हैं कि हमारे गैंग के मेंबर को जेल से रिलीज़ करवाओ वरना विक्टिम को नहीं छोड़ेंगे, यहाँ कैश भी नहीं मांगा गया, प्रॉपर्टी भी नहीं मांगी गई, लेकिन एनी अदर डिमांड में ये फॉल कर रहा है, ठीक है। ये इस फ्रेज की वजह से ये सेक्शन नंबर 365 में फॉल करेगा, यानी 365 अप्लाई होगा। सो जो सेक्शन नंबर 364 में हमने देखा उसमें ये जो पर्पस है वो क्या है, वो यानी क्रिमिनल पर्पस जो है वो मर्डर है। और जो सेक्शन नंबर 365 में हमने देखा वो क्रिमिनल पर्पस है सीक्रेट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। और जो सेक्शन नंबर 365 ए है वहाँ पे जो पर्पस है वो रेंसम, एक्सटॉर्शन या इलीगल डिमांड है, ठीक है। सो ये क्या है है तो ये बेसिक वही ऑफेंस किडनैपिंग या अबडक्शन, लेकिन पर्पस बेस्ड है, ठीक है। सो अगर पर्पस चेंज होता है तो फिर उनकी जो पनिशमेंट है वो भी वेरी करती है। ओके, सो इसका जो पनिशमेंट प्लेस है वो तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो शख्स है उसको पनिश किया जाएगा डेथ के साथ या इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, प्लस उसके साथ साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी परफीट किया जाएगा, यानी उसको गवर्नमेंट अपने कब्जे में कर लेती है। अब देखिए हमने ऊपर से जितनी भी सेक्शंस पढ़े, बहुत कम सेक्शंस में ऐसा अभी तक मेंशन है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है वो परफीट की जाएगी। लेकिन इस सेक्शन में पर्टिकुलरली ये फीचर ऑफ प्रॉपर्टी कंसेप्ट क्यों दिए गए हैं, देखें
अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ये जो की एवर है, इसने इन तीनों कंडीशन पे किसी एक में भी फॉर एग्जांपल किडनैपिंग और प्रोडक्शन जो है वो कमिट कर लिया है, अब कोर्ट की तरफ से उसको जो उम्र कैद की सज़ा है वो भी मिल गई है। लेकिन इस सेक्शन के अंडर जब उसने ऑफेंस कमिट किया था तो रेंसम से उसने अ, उसके पास ना रेंसम से ख़रीदी हुई करोड़ों की प्रॉपर्टी मौजूद है, रह गई हैं। तो अब आपका क्या ख्याल है कि क्या ये जो सज़ा है जो उसको डेथ या इम्प्रिजनमेंट पर लाइफ अगर उसको मिल गई है, तो क्या ये काफ़ी है और जो क्रिमिनल जस्टिस का मकसद है वो पूरा हो गया है? तो इसका जवाब ये है कि नहीं, ठीक है? और इस वजह से यही वजहें कि ये जो कंसेप्ट है ना परफीचर ऑफ प्रॉपर्टी का, ये इस सेक्शन में दिया गया है। और इसकी वजह ये है कि लॉ का पर्पज़ ये है कि क्राइम शुड नॉट रिमेन प्रॉफिटेबल, यानी जो हु एवर है उसने जो फ़ायदा हासिल किया हुआ है, अगर उसको सज़ा मिल गई है तो उसने जो रेंसन से अमाउंट या जो भी जिस तरीके से भी उसने पैसा कमाया हुआ है, तो स्टेट ये नहीं चाहती कि वो पैसा उसी के पास रहे और उससे बेनिफिट हासिल करता रहे। यानी स्टेट उसकी प्रॉपर्टी को परफीट कर सकती है, और उसका मकसद ये है कि वो अपने जुर्म से फाइनेंशियल बेनिफिट ना उठा सके। अब ये जो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी है, लाज़िम बात है ये प्रोसीजरल लॉ का हिस्सा है। और ये जो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी होगी ये कब की जाएगी, लाज़मी बात है जब जजमेंट देगा, ठीक है? यानी फैसले के बाद की जाएगी, जब ट्रायल ख़त्म हो जाएगा उसको सज़ा सुनाई जाएगी। तो ये हमें कौन बताते हैं? सीआरपीसी बताता है। और ये सीआरपीसी का सेक्शन नंबर, ओके, अगर इसको हम देखें ये चैप्टर नंबर 53 है और ये बात करते हैं ऑफ द डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। तो ये जो सेक्शन है ये सारे प्रॉपर्टी के डिस्पोजल से रिलेटेड है। लेकिन इनका जो प्रोसेस होता है, जो ड्यूरेशंस होती हैं, ठीक है, टाइमिंग जो होती है वो डिफरेंट है। यानी जो सेक्शन नंबर 517 है ये ट्रायल ख़त्म होने के बाद बात करता है आर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग विच ऑफेंस कमिटेड, ठीक है? जब ट्रायल ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद जो जज होता है वो क्या करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी को अटैच करने की, कन्फिस्केट करने का जो ऑर्डर है वो देता है। और जो अगर सेक्शन नंबर 516 को हम देखें तो ये बात करता है आर्डर फॉर कस्टडी एंड डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग ट्रायल्स। अगर ट्रायल अभी पेंडिंग है तो उस वक्त उसकी प्रॉपर्टी को अगर अटैच करना हो कोर्ट ने तो उस वक्त आर्डर देता है। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी को अटैच करना है ना, ये ट्रायल की किसी स्टेज में भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अगर ट्रायल पेंडिंग है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर रिगार्डिंग द ऑफेंस कमिटेड आर्डर फॉर डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, अगर इंक्वायरी या ट्रायल जो है वो कब ये लिखा हुआ है ना, इन एनी क्रिमिनल कोर्ट इफ इट्स कंक्लूडेड। लेकिन इसके अलावा सीआरपीसी में और भी कई सेक्शंस हैं जो प्रॉपर्टी अटैचमेंट की यानी प्रोक्लेमेशन की बात करते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं ये सेक्शन नंबर 88 है सीआरपीसी के, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग की बात करते हैं, ठीक है? यानी ये सब चैप्टर है ना, इसमें ये सब चैप्टर हैं ये प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात करता है। सबसे पहले जो मुलजिम होता है उसको इश्तिहारी करार दिया जाता है जो एब्सकॉन्डर होता है। और फिर उसके बाद अगर वो हाजिर नहीं होता तो फिर जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता है यानी इश्तिहारी उसको अगर करार दे दी है ना अंडर सेक्शन नंबर 87 जो ऊपर का सेक्शन है, तो फिर उस सूरत में उसकी जो ज़मीन है, मकान है, बैंक अकाउंट है, गाड़ी, उसको अटैच कर लेती है कोर्ट अगर वो सरेंडर ना करे, ठीक है? तो ये भी जायदाद यही फॉरफीड करके फिर इसको क्या कर दिया जाता है, नीलाम कर दिया जाता है। तो फिर फ्यूचर तो हो सकती है प्रॉपर्टी की जो इस सेक्शन 365 ए में मेंशन है, लेकिन ये ट्रायल की डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उसके दौरान डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती हैं, ठीक है? सो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने मल्टीपल सेक्शंस को कवर किया, पर्टिकुलरली किडनैपिंग और अबडक्शन पर्पस बेस्ड जो ऑफेंसेस हैं किडनैपिंग और अबडक्शन के, उसको हमने कवर किया। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर के हवाले से तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या अगर आपकी कोई सजेशंस हैं दीदी इसके इम्प्रूवमेंट के हवाले से तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। थैंक यू।